नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। शुक्रवार को होगी एनडीए संसदीय दल की बैठक। प्रधानमंत्री मोदी को चुना जाएगा नेता। सरकार गठन की तैयारियों के बीच दिन भर चला बीजेपी में बैठकों का दौर। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर वरिष्ठ नेताओं अमित शाह और राजनाथ सिंह के साथ हुई चर्चा। आंध्र प्रदेश में एनडीए को बहुमत मिलने के बाद सियासी हलचल तेज। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के आवास पर टीडीपी सांसदों की हुई अहम बैठक। आगे की रणनीति पर हुई चर्चा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के शेयर मार्केट पर दिए बयान पर भाजपा का पलटवार। कहा, फिर से सरकार बनने से राहुल परेशान। पीयूष गोयल ने कहा, राहुल गांधी निवेशकों में पैदा करना चाहते हैं भय। बेंगलुरु में एससी निगम फंड घोटाले में कर्नाटक सरकार के मंत्री बी नागेंद्र ने दिया इस्तीफा। एससी निगम फंड मामले में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप। इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा ने किया था प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में मतगणना के दौरान हुई हिंसा के खिलाफ भाजपा का विरोध प्रदर्शन। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल को पत्र लिखकर टीएमसी सरकार पर लगाया आरोप। राज्यपाल से हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने का अनुरोध किया। केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने लू और जंगल की आग से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए की बैठक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी गर्मी के महीनों में अस्पतालों में आग लगने की घटनाओं को रोकने संबंधी उपायों पर की समीक्षा बैठक। और भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने कुवैत के खिलाफ खेला अपने करियर का आखिरी मुकाबला। कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में खेला गया मैच रहा ड्रॉ। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद देश को नई सरकार का इंतजार है। एनडीए को मिले बहुमत के बाद भाजपा के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनने जा रही है, जिसके बाद देश में फिर एक बार मोदी सरकार की तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं इस बीच दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह, राजनाथ सिंह मौजूद रहे। और आपको बता दें कि मोदी सरकार 3.0 की तैयारियों के बीच अब कल का दिन भी बेहद अहम है। अब एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी, जिसमें पीएम मोदी को एनडीए संसदीय दल का भी नेता चुना जाएगा। कहा जा रहा है कि कल एनडीए संसदीय दल की बैठक के बाद ही एनडीए की ओर से राष्ट्रपति के पास सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। इस चुनाव में भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी को 240 सीट पर जीत हासिल हुई है। हालांकि वो बहुमत के आंकड़े से 272 से दूर है, लेकिन सहयोगी दलों के साथ मिलकर बहुमत के आंकड़े के पार है। राहुल गांधी के बयान पर भाजपा का पलटवार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शेयर मार्केट पर बयान दिया। पीयूष गोयल ने कहा कि फिर से सरकार बनने से राहुल गांधी परेशान हैं। पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल गांधी निवेशकों में भय पैदा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आम निवेशकों को शेयर बाजार का फायदा मिल रहा है। मोदी सरकार में शेयर बाजार में ऐतिहासिक बढ़त हुई है। पीयूष गोयल ने कहा कि आज कोने कोने में शेयर बाजार के निवेशक हैं। भाजपा नेता पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी अभी भी लोकसभा चुनाव में हार से उबर नहीं पाए हैं। लोकसभा चुनाव में विपक्ष की हार की हताशा
से अभी तक शायद राहुल गांधी जी उभरे नहीं है। अब वो मार्केट के इन्वेस्टर्स को भी गुमराह करने की साजिश रच रहे हैं। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को आश्वस्त किया है कि इस टर्म में देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। भाजपा नेता पीयूष गोयल ने आगे कहा, मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षों में पहली बार हमारा मार्केट कैप $5 ट्रिलियन से अधिक हो गया है। आज भारत का इक्विटी बाजार दुनिया की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं के मार्केट कैप में प्रवेश कर चुका है। पिछले 10 वर्ष के सफलतापूर्वक मोदी सरकार के कार्यकाल में हमारा मार्केट कैप पहली बार $5 ट्रिलियन से अधिक हुआ है, यानी 400 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मार्केट कैप का कीर्तिमान प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत ने प्राप्त किया है। और आज भारत का जो इक्विटी मार्केट है, ये पहली बार विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की जो मार्केट कैप है उसमें से एक भारत बना है। जो पीएसयूज लिस्टेड है मार्केट में, उसका भी जो मार्केट कैप है वो लगभग 4 गुना मोदी सरकार के कार्यकाल में बढ़ा है। एनडीए संसदीय दल की कल होने वाली बैठक से पहले आज 18वीं लोकसभा के गठन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए नवनिर्वाचित सांसदों की व्यापक सूची मुख्य चुनाव आयुक्त ने राष्ट्रपति को सौंपी। सूची राष्ट्रपति को सौंपे जाने के बाद 18वीं लोकसभा के गठन की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश को स्वीकार करते हुए राष्ट्रपति ने बुधवार को 17वीं लोकसभा भंग करने का आदेश दिया था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने फोन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से निर्वाचित होने पर बधाई दी। भारत के लोगों के प्रति उनकी हार्दिक शुभकामनाओं और गहरे स्नेह के लिए धन्यवाद देते हुए प्रधानमंत्री ने वर्षों से भारत इजराइल संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान का उल्लेख किया। दोनों नेताओं ने सभी क्षेत्रों में भारत इजराइल रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर लोकसभा चुनावों में सफलता पर उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को धन्यवाद देते हुए यूक्रेन के साथ साझेदारी को और मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन के लोगों के हित के लिए संबंधों को और प्रगाढ़ करने और नए क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। यूक्रेन में जारी संघर्ष पर प्रधानमंत्री ने कहा कि बातचीत और कूटनीति के माध्यम से संघर्ष के शीघ्र, शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान संघर्ष का किया जाना चाहिए। दोनों नेता भविष्य में एक दूसरे के संपर्क में बने रहने पर सहमत हुए। देश भर में बढ़ी सियासी हलचल के बीच मुंबई में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद एनसीपी प्रमुख अजीत पवार ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में सांसद सुनील तटकरे, मंत्री दिलीप वालसे पाटिल, मंत्री छगन भुजबल, मंत्री हसन मुशर्रफ, मंत्री अदिति तटकरे, रामराजे नाइक निंबालकर और अन्य नेता शामिल हुए। मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में सभी नवनिर्वाचित शिवसेना सांसदों की बैठक हुई। ये बैठक एकनाथ शिंदे के आधिकारिक निवास पर हुई। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के घर आज नवनिर्वाचित सांसदों की एक अहम बैठक हुई। इस दौरान चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में हुई एनडीए घटक दल की बैठक की प्रमुख बातों पर सांसदों के साथ चर्चा की। बताया जा रहा है कि बैठक के दौरान सरकार में पार्टी की भूमिका को लेकर चर्चा की गई।
तो टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के घर आज नवनिर्वाचित सांसदों की अहम बैठक हुई। इस दौरान मौजूद सभी सांसदों से बात करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में हुई एनडीए घटक दल की बैठक की प्रमुख बातें अपने सांसदों को बताई। साथ ही आगे क्या रणनीति होगी ये भी बताया जा रहा है कि पार्टी की सरकार में क्या भूमिका रहेगी, इस पर भी चर्चा की गई। हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने आंध्र प्रदेश की बापटला लोकसभा सीट से तेलुगु देशम पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद टेनेटी कृष्णा प्रसाद से खास बातचीत की। टीडीपी की मीटिंग समाप्त हो गई है। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने एक बड़ी मीटिंग की और सभी नवनिर्वाचित सांसद पहुंचे और हमारे साथ एक इंपॉर्टेंट सांसद मौजूद हैं टीडीपी के। सर, पहली बार निर्वाचन के बाद आप टीडीपी प्रमुख के साथ बैठे, किस तरह की बातें हुई और क्या पॉइंट निकले? सर, आज तो खास करके जो सांसद जो चुने गए हैं, सांसद लोगों के सबको बिठा के एक साथ अपने पार्टी के प्रिंसिपल्स क्या है, हमारे सोच विचार क्या है, फिर और एक बार दोहरा के, क्योंकि बहुत ही बड़े सांसद पार्लियामेंट में बैठने वाले हैं, कहीं कहीं डिस्कशंस में बैठने वाले हैं, ये और एक बार बैठ के बात करने का मौका मिला है। खास करके कई लोग पहली बार चुनाव में हैं, तो दिस इज अ कोऑर्डिनेशन मीटिंग, इट्स अ काइंड ऑफ बीइंग ऑन वन पेज, तो अच्छा लगा। सर, एनडीए के घटक दल में आप नंबर 2 की पोजीशन पे हैं, काफी मजबूत जिम्मेदारी और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया आपने विधानसभा और लोकसभा में। अब जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, तो सर जिम्मेदारियों के साथ किस तरह से आपको आगे काम करना सरकार की? देखिए, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी चंद्रबाबू नायडू जी भारत देश के इस संगठन ऐसे सिलसिले में इससे पहले भी बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम किए हैं, काफी एक्सपीरियंस्ड है। सर, चंद्रबाबू नायडू ने आप सभी 16 सांसदों को क्या कुछ निर्देश दिए हैं, क्योंकि कल आप लोग शायद दिल्ली जाने वाले हैं एनडीए की मीटिंग में, तो कुछ किसी तरह के निर्देश मिले हैं आपको? ये तो हम बेसिकली हम क्या है, हम पब्लिक को क्या वादा किए हैं उस बात पे ज्यादा चर्चा चली है। धन्यवाद सर। तो ये थे टीडीपी के नवनिर्वाचित सांसद, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कई विकास के कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, साथ में जिस तरह के निर्देश चंद्रबाबू नायडू ने दिए हैं उसकी भी उन्होंने जानकारी दी, और किस तरह की सौहार्दपूर्ण माहौल में पहली बार, चूंकि नवनिर्वाचित होने के बाद पहली बार चंद्रबाबू नायडू के साथ सभी सांसद मिले हैं, तो जिस तरह से एनडीए की प्रक्रिया में इनकी इंपॉर्टेंट रोल है एनडीए में, और जो एनडीए की घटक दल की बैठक कल होने वाली है दिल्ली में, उसको लेकर भी चर्चा हुई। साथ में इन्होंने ये भी बताया कि चंद्रबाबू नायडू राज्य में 12 जून को मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। अमरेंद्र गुप्ता, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश, डीडी न्यूज। विशाखापत्तनम लोकसभा संसदीय क्षेत्र से टीडीपी के नवनिर्वाचित सांसद श्री भरत मुथुकुमिली ने कहा कि टीडीपी सांसदों की बैठक में एनडीए सरकार के गठन पर चर्चा हुई और 9 जून तक एनडीए सरकार के गठन की संभावना जताई और उसके बाद राज्य सरकार का गठन होगा। We had a meeting with our leader, Mr. Chandrababu Naidu, with all of our MPs, whoever were available, and we were discussing about forming the government. We are with the NDA. I understand that 9th may be when the NDA is going to be forming the government, and then subsequently we also have to form the government in the state. And we're going to invite other members of the alliance from all over the country to participate in this event. And he also shared with us his journey with national politics. It was a learning for us. This is a new team. We're all excited to work together. I think with the support of the central government, there's a lot of things that we need to do for the state. वाईएसआरसीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने आज नवनिर्वाचित सांसदों और विधायकों से अपने आवास पर मुलाकात की। राज्य में करारी हार के बाद जगन मोहन रेड्डी पहली बार पार्टी के सदस्यों से मिले और पार्टी की आगे की रणनीति पर चर्चा की। चिराग पासवान की पार्टी लोक जन शक्ति पार्टी रामविलास ने लोकसभा चुनाव में बिहार में 5 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 सीटें जीतीं। एनडीए की सरकार गठन पर उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं। चिराग पासवान ने कहा कि उन्हें जो भी जिम्मेदारी मंत्रिमंडल में दी जाएगी उसका वो निर्वहन करेंगे। हमारे साथ चिराग पासवान जो लोक जनशक्ति रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हैं। आज रामविलास पासवान जी नहीं है, लेकिन ये चुनकर आए हैं। पिताजी की अनुपस्थिति में कैसे इन्होंने चुनाव लड़ा
ये संस्मरण हम जानना चाहेंगे। देखिए, उनकी कमी को तो खैर दुनिया की कोई ताकत पूरा नहीं कर सकती, और मेरे लिए यकीनन ये चुनाव कई और चुनौतियों से भरे हुए तो थे ही, बट ये भी एक बहुत बड़ा उनके मार्गदर्शन का नहीं होना। जितने चुनाव लड़े उनके मार्गदर्शन में लड़े, और उनके अनुभव की किसी से तुलना की ही नहीं जा सकती। जो एक लंबा लगभग 5 दशक से ज्यादा का सक्रिय राजनीति में रहने का उनका एक अपना अनुभव है। तो ऐसे में जहां एक तरफ उनकी कमी महसूस होती थी, वहीं उन्हीं की सीट से मैं चुनाव लड़ रहा था। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये मेरे कंधों के ऊपर। नरेंद्र मोदी अक्सर भारतीय जनता पार्टी की जो पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होती थी उसमें भी आपका जिक्र किया करते थे। जो ऑफ द रिकॉर्ड बातें होती थी तो वो अपने सांसदों को कहते थे कि चिराग की तरह बनो, चिराग की तरह होमवर्क करके संसद में आओ। और जब हाजीपुर प्रधानमंत्री गए तो उन्होंने मुक्त कंठ से आपकी प्रशंसा की। कैसा लगा चिराग पासवान को चुनाव बीच महासमर में? आपके जो राजनीतिक हम कह सकते हैं कि आप जिनको अपना गुरु मानते हैं, आप जिनके हनुमान हैं। बहुत बड़ी बात है भाई, देश का प्रधानमंत्री एक सांसद को इतना नोटिस करता है, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। और मुझे खुद नहीं पता था, और उस दिन बोलते हुए उन्होंने ये बात बोली कि शायद चिराग को भी नहीं पता होगा कि कैबिनेट की बैठक में मैंने एक दिन इस बात को कहा कि चिराग जितनी गंभीरता से अपने संसदीय जीवन को लेता है, सदन में ज्यादा से ज्यादा समय रहना, और वो बात सही भी है। आप 2014 से 2019 पार्लियामेंट से रिकॉर्ड निकाल कर देखिए, 100% उपस्थिति मेरी रही है, 100% अटेंडेंस मेरा रहा। आज 5 सीटें आपने जीत करके प्रधानमंत्री जी को दिया है। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जो जिम्मेदारियां हैं, चुनौतियां हैं, वो बढ़ेंगी? कैसे आप बिहार की सेवा करेंगे, देश की सेवा करेंगे? देखिए, ये बड़ी जिम्मेदारी है। बिहार की जनता ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पे विश्वास रखते हुए पांचों के पांचों हम लोग के उम्मीदवार, न सिर्फ इनकी जीत से हम लोग उत्साहित हैं, बल्कि एनडीए का प्रदर्शन बिहार में जिस तरीके से रहा है, क्योंकि बिहार में कई ऐसे विपक्षी दल थे जो बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी बातें करते थे। ये एक बड़ी जिम्मेदारी है उनके विश्वास पर आने वाले 5 सालों में खरा उतरने की। और ये उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास मैं बिहार की जनता को दिलाता हूं कि न सिर्फ मेरे जीते हुए 5 सांसद, बल्कि पूरा एनडीए गठबंधन, हम लोग प्रतिबद्ध हैं बिहार को विकसित देश, विकसित राज्य बनाने के संकल्प को लेकर, बिहार को फर्स्ट, बिहारियों को फर्स्ट बनाने को लेकर, और उसी सोच को धरातल पर उतारने में अगले 5 साल हम लोग लगाएंगे। शुक्रिया चिराग पासवान, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में बेहद आस्था है, और ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से हाजीपुर की जनसभा में मेरी तारीफ की, मैं समझ भी नहीं पा रहा था कि वो इतने दिनों से रीड कर रहे थे, इस तरीके से रीड कर रहे थे। और तमाम जो भी जिम्मेदारी वो देंगे इसके लिए चिराग बिल्कुल तैयार है। कैमरामैन मनमोहन के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद एनडीए के साथ साथ इंडिया गठबंधन के नेताओं में भी भारी जोश दिखाई पड़ रहा था। इंडिया गठबंधन के नेता न केवल अपनी बढ़त पर जश्न मना रहे थे, बल्कि वो सरकार बनाने तक का दावा कर रहे थे। माना जा रहा था कि वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को अपने पाले में लाकर पूरा खेल बदलने की योजना बना रहे थे। लेकिन दिल्ली में इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह ऐलान कर दिया कि वो सरकार नहीं बनाएंगे। आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी मजबूत विपक्ष की बात की। लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि सरकार बनाने की कोशिश करने के बजाय अचानक इस फ्रंट से अपना पैर वापस क्यों खींच लिया गया। The constituents of India bloc thank the people of India for the overwhelming support received by our allies. The people's mandate has given befitting reply to the BJP and their politics of hate, corruption and deprivation. This is a mandate in defense of the Constitution of India and against viceroys, unemployment and crony capitalism, and also to save democracy. The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. खुशी की बात यह है कि विपक्ष इस बार मजबूत होगा और विपक्ष की जो आवाज है वो दबेगी नहीं। और वहीं कई महत्वपूर्ण सवाल हैं जो चुनाव में जनता के बीच में रखे गए थे। सबसे बड़ा सवाल यह अग्निवीर की नौकरी का। समाजवादी पार्टी कभी भी अग्निवीर व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर सकती है।
इंडिया अलायंस के लोगों का, हम सब लोगों ने जो मैनिफेस्टो तैयार किया, जिस मुद्दों को लेकर हम जनता में गए, उसको लोगों ने सराहा है। इसलिए भरपूर समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिला है। हमारा संख्या बल लगभग दुगना हो गया पिछली बार से, और इंडिया अलायंस के तमाम साथियों को भी बहुत अच्छा बहुमत मिला है, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, चाहे वो बंगाल है, चाहे महाराष्ट्र है। इसलिए ये कहीं ना कहीं, अब आंकड़ा क्या है, समीकरण क्या है, गठबंधन की अलग बात है, लेकिन जो मैसेज और संदेश इस चुनाव का है वो भाजपा के विरुद्ध है और एनडीए के विरुद्ध है। ऐसा लगता नहीं कांग्रेस की सीटें बढ़ी है, उसमें शिवसेना का योगदान है। अगर शिवसेना नहीं होती महाराष्ट्र में, उद्धव ठाकरे नहीं घूमते महाराष्ट्र में, तैयारी नहीं करते, तो ये सीटें आती किसी की भी। मैं कांग्रेस की बात नहीं कर, जहाँ जहाँ कांग्रेस है, जहाँ जहाँ एनसीपी पवार साहब के है, हम सब जगह पे प्रचार किया है, सब जगह पे शिवसेना है। हमने ये नहीं कहा कि ये कांग्रेस की सीट है, ये पवार साहब की सीट है। हमने सबसे ज़्यादा काम बारामती में किया है, सबको मालूम है। मैंने खुद 6 बार सभा ली बारामती में, कार्यकर्ताओं के साथ मेरा संवाद रहा। हमारी वहाँ होट्स है। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी और पार्टी नेता डेरेक ओब्रायन ने नई दिल्ली में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के बीच सियासी रिश्ते रहे हैं। अभिषेक और अखिलेश की मुलाकात के दौरान राज्यसभा सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव और राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन भी मौजूद रहे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल ने कहा कि नेशनल वर्किंग कमेटी की बैठक 9 तारीख को मुंबई में होगी, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो लोग साथ छोड़ चुके, अगर उन्हें फिर आना है तो उस पर अभी कोई फैसला नहीं किया है। सोच विचार करेंगे, लेकिन लोगों को भ्रष्टाचारी लोग नहीं चाहिए। नेशनल वर्किंग कमेटी की बैठक 9 तारीख को मुंबई में होगी और पार्टी की स्थापना दिवस का कार्यक्रम 10 जून को अहमदनगर में आयोजित किया गया है। हमारे सभी चुने गए सांसद सदन में किसानों के मुद्दे, महंगाई जैसे मुद्दे सामने लाएंगे। जो लोग साथ छोड़ चुके और अगर उन्हें फिर आना है तो उस पर अभी कोई फैसला नहीं किया है। सोच विचार करेंगे, लेकिन लोगों को भ्रष्टाचारी लोग नहीं चाहिए। प्रत्येकाची तपासणी योग्य त्या पद्धतीने करू। नवनिर्वाचित सांसदों की सूची राष्ट्रपति को सौंपने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और सभी चुनाव आयुक्त महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पहुंचे। राजघाट पहुंचकर सभी ने बापू की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 18वीं लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद कहा कि ये चुनाव बेहद अभूतपूर्व है और वो आज भी किसी भी शक को दूर करने के लिए सभी का स्वागत करते हैं। साथ ही उन्होंने आगामी चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर सहित अन्य राज्यों में अपनी तैयारी के बारे में कहा कि अब हम अगले चुनाव के लिए जुट जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से हमारे संवाददाता ऋषि कुमार ने खास बातचीत की। 18वीं लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो गई है और इस समय हमारे साथ मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी हैं। सर, जिस तरीके से चुनाव संपन्न हुए हैं, कह सकते हैं कि अंत भला तो सब कला, और भारत की जो डेमोक्रेसी है पूरी दुनिया में संदेश गया है कि हमने विवाद रहित चुनाव संपन्न कराए। अच्छा है, हमेशा से देखिए ये सॉफ्ट पावर है हमारी कंट्री की। ये हमारी कंट्री का जो इकबाल है, जो लोकतंत्र के सही तरीके से चुनने से 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें। हम सबसे पुराने हैं, सबसे बड़े हैं। सो बड़ा होना तो खाली क्वांटिटी हुई, बट क्वालिटी। हर वोटर जिसको वोटर लिस्ट में होना चाहिए वो वोटर लिस्ट में है, बच नहीं सकता। जिसको वोटिंग देने जाना चाहिए वो वोटिंग देने जाता है, उसकी इच्छा है, उसको रोक नहीं सकता। वो जिस जगह में जैसे वोट देना चाहता है वैसे वोट देता है। हम एक दिन के अंदर अंदर 10.5 लाख बूथ से काउंटिंग करके 8-10 घंटे में रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं। कितने भी मन में लोगों की शंकाएं रहें, लेकिन जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि परिणाम ही प्रमाण है। तो ना ये सब आप लोगों के लिए है, सब जो लोग बीच बीच में शंका करते हैं उनके लिए है कि उन्हें क्या सोचना चाहिए। एक ही बात है कि पूरी चुनावी प्रक्रिया में जिस किसी को कोई डाउट हो, चुनाव के दौरान के बदले अब हमसे पूछें, बड़ा वेलकम है उनका।
पूछें अब हमसे, हम जवाब देंगे। सर, बहुत बड़ी अपील की है आपने, ये बहुत बड़ी बात भी है कि आप इस समय भी कह रहे हैं कि आपका स्वागत है। निश्चित तौर से चुनाव आयोग ने बहुत सराहनीय कार्य किए हैं और ये वेलकम करना उसी का प्रमाण है। अगली आपका लक्ष्य क्या है? जम्मू कश्मीर के अलावा और भी जगह पर जो चुनाव होने हैं, तो किस तरीके से तैयारियां हैं? जो लीगल प्रोविजंस हैं, जो सिस्टम है, उसके हिसाब से 3 राज्यों में और चुनाव हैं इस बार, इस साल के अंत तक, महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा। तो सब में अपने अपने समय से होंगे, वो निर्धारित प्रक्रिया है। बट इन पर्टिकुलर J&K को वी विल लुक वेरी डिफरेंटली एंड ट्राई एंड स्पीड इट अप इमीडिएटली एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू सर। तो हमने बात की मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से, जो इस समय भी कह रहे हैं कि किसी भी तरीके की अगर किसी गुंजाइश है किसी को सवाल उठाने की तो अभी भी उनका स्वागत है और चुनाव आयोग ने लक्ष्य तय कर लिया है अगले चुनाव का। यही हमारे लोकतंत्र की खूबी है कि हम कदम दर कदम लोकतंत्र को मजबूत करते जा रहे हैं। कैमरामैन जैना के साथ ऋषि कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर बैठक के बाद बताया कि ये पहले दिन से स्पष्ट था कि इंडी गठबंधन का गठन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए किया गया था। उन्होंने कहा कि जहां तक विधानसभा चुनाव की बात है, हमारा किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं है और आम आदमी पार्टी अपने दम पर दिल्ली में सभी सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। ये रिलायंस लोकसभा चुनाव के लिए था। लोकसभा चुनाव हमने ईमानदारी से मिलकर के लड़ा है। दिल्ली जो विधानसभा का चुनाव है उसके लिए देश भर में कोई गठबंधन नहीं है और दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता के साथ मिलकर के हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। युवा जना श्रामिका रैतु कांग्रेस पार्टी YSR कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद S निरंजन रेड्डी ने तेलंगाना की कानून व्यवस्था को लेकर 3 पत्र लिखे। सांसद ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर राज्य की कानून व्यवस्था में हस्तक्षेप करने का गुहार लगाई। दूसरा पत्र राज्यपाल और तीसरा पत्र आंध्र प्रदेश के DGP को लिखा। कर्नाटक के अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री B नागेंद्र ने इस्तीफा दे दिया है। नागेंद्र ने करोड़ों रुपए के अवैध ट्रांसफर मामले में संलिप्तता के आरोपों के बाद इस्तीफा दिया है। ये मामला उस समय सामने आया जब कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड के अकाउंटिंग ऑफिसर चंद्रशेखर P ने 26 मई को आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में इस बात का खुलासा हुआ कि निगम के 187 करोड़ रुपए उनके बैंक खाते से अनधिकृत रूप से स्थानांतरित कर दिए गए। आत्महत्या करने वाले अधिकारी ने नोट में निगम के निलंबित मैनेजिंग डायरेक्टर JG पद्मनाभ, अकाउंटिंग अफसर परशुराम दुरुगनवर और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य प्रबंधक सुचिस्मिता रावल का नाम लिया। इसके साथ साथ नोट में यह भी लिखा है कि मंत्री ने पैसे को ट्रांसफर करने के लिए मौखिक आदेश जारी किए थे। इस्तीफा देने के बाद कर्नाटक सरकार के मंत्री B नागेंद्र ने कहा है कि उन पर इस्तीफे का कोई दबाव नहीं था और उन्होंने नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया है। मैंने नैतिक आधार पर इस्तीफा देने का फैसला किया। मुझ पर कोई दबाव नहीं था। मुझे पता है कि इस मामले में जांच चल रही है, लेकिन मैं सरकार या पार्टी को बदनाम नहीं करना चाहता था। इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विपक्ष ने राजभवन तक मार्च किया और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। भाजपा ने पूरे मामले की CBI जांच कराने की मांग की। भाजपा ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में ये पहला विकेट है और पार्टी सरकार में जवाबदेही की मांग जारी रखेगी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो लेटर लिखे थे CBI को, इसके बाद में CBI ने खुद FIR रजिस्टर किया है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, मुख्यमंत्री जी की तरफ से कुछ टेक्निकल रीजन लेके ये CBI इन्वेस्टिगेशन के लिए सपोर्ट नहीं कर रहे। SIT से ठीक तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता है। हमने डिमांड किया है ये पूरा इन्वेस्टिगेशन पूरा CBI से ही होना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित अपने आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश में जारी जनहित की परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने तमाम मुद्दों पर तत्काल कदम उठाने को लेकर निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि जिन विभागों में रिक्तियां हैं और नियुक्तियां की जानी हैं, वहां से तत्काल आवेदन चयन आयोगों को भेजा जाए और चयन प्रक्रिया की समय सीमा तय की जाए। उन्होंने जीएसटी संग्रह के प्रयासों को तेज करने की आवश्यकता पर बल दिया। बैठक में आगामी बरसात के मौसम को देखते हुए जल भराव से बचाव की व्यवस्था पर भी बात की गई। साथ ही बरसात में फैलने वाले रोगों को लेकर तैयारी करने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में कमिश्नरी स्तर पर महिला संरक्षण गृह को एक्टिव कराने की भी बात की गई। बैठक में माध्यमिक विद्यालयों के कायाकल्प को तेज करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने तेज गर्मी के मौसम में अनावश्यक बिजली कटौती न करने और लोगों को पेयजल की समस्या न हो, इसको लेकर भी बातचीत की। बीजेपी सांसद कंगना रनौत को थप्पड़ मारने का मामला सामने आया है। खबर है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान सीआईएसएफ की महिला जवान ने उनको थप्पड़